हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार दोस्तों जीव द्रव्य को माना जाता है। ऑप्शन ए को माना जाता है। तो जीव द्रव्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को भी जान लेते हैं, जैसे कि जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में किया था। इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ और लॉजिस के नाम भी लिखे हैं, उनको हम लोग भी जान लेते हैं। जैसे कि पहला है माइकोलॉजी, जो है ये कवक के अध्ययन को कहा जाता है। फिर सेकेंड है फाइकोलॉजी, ये शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, जैसे कि एंथोलॉजी जो है ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, और पोमोलॉजी जो है ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है, और ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी जो है ये कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी जो है ये वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, अतः सोरोलॉजी जो है ये छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये शुतुरमुर्ग के अंडे अर्थात ओस्ट्रिच एग की होती है। यहाँ पर फिर से वही है, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। फिर सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी कोशिका होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे या ऑस्ट्रिच एग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों बी स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अब यहाँ पर कोशिका सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये स्लाइडेन और स्वान ने किया था। उसके बाद जो कोशिका की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसके बाद कोशिका को जीवन का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हिस्टोन नामक प्रोटीन किस कोशिका में पाई जाती है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन दोस्तों केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, न कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो इसका सही आंसर होगा बी। नोट्स में भी वही लिखा है कि हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है, ए। तो सेल्यूलोज के बारे में जान लेते हैं आप। कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, तथा सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, तथा यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति होती है यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करता है? तो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण दोस्तों ए कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन करता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली जो है एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है
जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, राइबोसोम किस में उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अंतर प्रहदव्य जालिका में राइबोसोम उपस्थित होता है। तो अब आया है राइबोसोम, तो इसको भी याद करते हैं। तो राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन और ब्राउ ने 1953 में पादप कोशिका में की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसे कोशिका का इंजन या पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसे कोशिका के अंदर यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? यहाँ पर यह है, तो किसे कोशिका के अंदर यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बी, गोल्गी काय को यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो अब आया है गोल्गी काय। तो गोल्गी काय के बारे में जान लेते हैं। जो गोल्गी काय है, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। यह संश्लेषित प्रोटीन को निर्धारित स्थान पर पहुंचाने का काम करते। तो गोल्गी काय का मुख्य काम क्या है? कि संश्लेषित प्रोटीन को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना इसका मुख्य काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड वेसिकल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड वेसिकल कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आया लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है बाहरी पदार्थों का भक्षण कर लेती है, इस कारण से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, किसकी सहायता से कोशिका भोजन का निर्माण करती है? जिसका सही आंसर है ए, हरित लवक की सहायता से कोशिका जो है ये भोजन का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। तो अब इसके बारे में हरित लवक के बारे में जान लेते हैं। जो हरित लवक है यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है तथा पादप कोशिका में ये भोजन का निर्माण करती है। और ये किस भाग में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। अब कुछ और लवक है, जैसे कि अवर्णी लवक जो है ये भोज्य पदार्थों तथा खनिजों का संचरण करती है तथा यह किस भाग में पाया जाता है? यह वृक्षों के जड़ों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो तीसरा जो लवक है ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, वित्ती और बीज आदि में पाया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग जो है ये लाइकोपेन नामक लवक के कारण होता है। लाइकोपेन नामक वर्णी लवक के कारण होता है। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि जो कैरोटीन है ये गाजर के हल्के पीले रंग का कारण होता है, और जो विटामिन है ये चुकंदर के गहरे लाल रंग का कारण होता है। तो लाइकोपेन तो जान लिया, जो कि टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। अब कैरोटीन जो है ये गाजर के हल्के पीले रंग तथा विटामिन जो है ये चुकंदर के गहरे लाल रंग का कारण होता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर दोस्तों ये बी, केंद्रक को कहा जाता है। अब केंद्रक आया है तो केंद्रक के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रक जो है ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह क्रोमेटिन का बना होता है, और क्रोमेटिन जो है ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी में
क्या पाया जाता है, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। तो केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिए कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और 21 जोड़ी किस में पाया जाता है, ये बंदरों में पाए जाते हैं और 24 जोड़ी जो है ये चिंपैंजी में पाया जाता है। तो इसमें भी लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि 21 जोड़ी किस में पाया जाता है। तो ये 21 जोड़ी जो है ये बंदरों में पाया जाता है और 24 जोड़ी जो है ये चिंपैंजी में पाया जाता है। तो नोट्स में भी वही लिखा है कि मनुष्य में जो है ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और बंदरों में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, चिंपैंजी में जो है 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए की संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर होगा ए, वाटसन और ग्रीक ने डीएनए का संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और इम्पॉर्टेंट लिखे हैं, उसको भी याद कर लेते हैं। जैसे कि जो स्लाइडेन और स्वान है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और जो एल्टमैन है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और पुरकिंजे जो है इन्होंने जो गुणसूत्र की खोज की थी। यहाँ पर नोट्स में भी वही लिखा है कि वाटसन और ग्रीक ने डीएनए संरचना का प्रतिपादन किया था, डीएनए संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था या प्रस्तुत किया था। स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और पुरकिंजे जो है इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आया है डीएनए, तो डीएनए के बारे में जान लेते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो है 4 क्षार पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें। कितने क्षार पाए जाते हैं, 4 क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। कौन कौन से, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमाइन। अब जो एडेनिन और थाइमाइन है, इनके मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और साइटोसिन और गुआनिन है, इनके मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 19th क्वेश्चन है, डीएनए किस में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए किस में नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम में नहीं पाया जाता। तो नोट्स में भी वही लिखा है कि डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में पाया जाता है। और यदि मुख्यतः किस में पाया जाता है यह पूछा जाए तो मुख्यतः यह केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए जो है ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह 20 क्वेश्चन है और यह वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो वंशगति का वाहक किसे कहा जाता है। तो वंशगति, ऑप्शन देख लेते हैं। तो वंशगति का वाहक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों वंशगति का वाहक जो है ये गुणसूत्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी में जीन पाए जाते हैं जो एक जाति से दूसरे जाति में लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। तो इसे गुणसूत्र में कहा जाता है। ठीक है, तो अब आया गुणसूत्र को, गुणसूत्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है ये, इसको क्रोमोप्लाज्म भी कहा जाता है, जो वंशगति का वाहक कहा जाता है। इसी में अनुवांशिक पदार्थ जीन उपस्थित होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।